योग का अभ्यास यूं तो स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, यानी स्वस्थ जन के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए तथा रोगी जन के रोग के उपचार के लिए, यानी दोनों के लिए, सबके लिए है। परंतु ऐसे रोगी जो जीवन से निराश हो गए हैं, जहां मृत्यु अवश्यंभावी है, उस जगह भी योगाभ्यास किया जाना लाभदायक है, क्योंकि योग का अभ्यास एक तो जीवनी शक्ति, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे कुछ हद तक मृत्यु को टाला जा सकता है। दूसरा, मृत्यु जो कि कष्टदायक हो चली है, उसे सरल बना देता है, सुखदायी बना देता है। यह केवल कहने सुनने की बात नहीं, बल्कि अनुभव की जाने वाली बात है। यूँ तो कैंसर और एड्स के रोगियों पर भी कई तरह के शोध कार्य चल रहे हैं और अभी तक कोई ठोस उपाय ढूंढा नहीं जा सका है, लेकिन इनकी इच्छा शक्ति, भावना शक्ति, सृजन शक्ति, कल्पना शक्ति, क्रिएटिविटी आदि को बढ़ाने के लिए योग के अभ्यास कारगर सिद्ध हो रहे हैं। इनके अंदर की निराशा, चिंता, कुंठा, भय और चिड़चिड़ापन में एक सकारात्मक कमी योग के अभ्यास से लाई जा सकती है। एक जीवन से निराश व्यक्ति के अंदर ऊर्जा और उत्साह का संचार योगाभ्यास के माध्यम से किया जा सकता है। फिर देर किस बात की, आइए आज से ही योगाभ्यास की शुरुआत करिए और सबसे पहले शुरुआत करेंगे प्रारंभिक योगाभ्यास से। वार्म अप करने के लिए सर्वप्रथम लेंगे शारीरिक स्थिति। दोनों पैरों को कंधों के बराबर फैलाएंगे, दोनों हाथों को कमर पे रखें। प्रारंभ करेंगे ग्रीवा चक्र से। गर्दन को सामान्य श्वास प्रश्वास के क्रम में ऊपर नीचे गति देंगे। प्रारंभ करें। 1 2 3 4 5 6। चेंज करेंगे साइड। 1 लेफ्ट राइट, 2 3 4 5 6। चेंज करेंगे बैक लेफ्ट। 1 2 राइट। आंखों से ज़्यादा पीछे देखने का प्रयास करें। लगातार करते रहें 1 से 10 बार तक। चेंज करेंगे सेमी सर्कल, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। प्रारंभ करें। 1 2 3 4। कंटिन्यू। साइड में जाते हुए श्वास को भीतर लेंगे। श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे झुकाएं। लगातार इस प्रक्रिया को 1 से 10 बार तक करें। 1 से 10 बार करने के बाद इसी क्रिया को पीछे की तरफ से करेंगे। स्टार्ट। ध्यान रहे किसी प्रकार की जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। कोई झटका खिंचाव गर्दन में न दें। 1 से 10 बार करने के बाद सहज स्थिति में वापस आएंगे। गर्दन के बाद करेंगे शोल्डर मूवमेंट। दोनों हाथों को सीधा नीचे की ओर रखें और दोनों हाथों को एक साथ आगे से पीछे की ओर गति देंगे। 1 से 10 बार आगे से पीछे की ओर गति देने के बाद पीछे से आगे की ओर हाथों को घुमाएंगे। आइए प्रारंभ करें। दोनों हाथों से एक साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट डायरेक्शन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद दोनों हाथों को सीधे फैलाएंगे। प्रारंभ करेंगे साइड ट्विस्टिंग। स्टार्ट। 1। ध्यान रखें आपके दोनों हाथ शोल्डर के पैरेलल रहेंगे। कंटिन्यू। सांस छोड़ते हुए
ज़्यादा से ज़्यादा पीछे जाएं, पर ध्यान रहे अतिरिक्त जर्क बिल्कुल ना दें। 1 से 10 बार करने के बाद हाथ नीचे, विश्राम करें, गहरा श्वास प्रश्वास 3 बार, आंखें बंद करें, शरीर की मांसपेशियों को ढीला छोड़ें, हाथों को ढीला छोड़ें। गहरा लंबा श्वास प्रश्वास 3 बार प्रारंभ करें। 1 2, श्वास भीतर बाहर, सामान्य करें श्वास प्रश्वास। विश्राम की स्थिति में आप महसूस करें अपने शरीर में उत्पन्न हुई गर्मी को क्रिया के माध्यम से, जो आपके गर्दन वाले भाग में, कंधे वाले भाग में और हाथों में जो खिंचाव, तनाव उत्पन्न हुआ है, उससे रक्त के संचार में क्या परिवर्तन हो रहा है, इस क्रिया के प्रति अपनी सजगता को बनाए रखें। आइए अगली क्रिया प्रारंभ करते हैं। दोनों हाथों को कमर पे रखें, कमर को घुमाएंगे, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। स्टार्ट करें। ध्यान रहे अपने दोनों पैरों को कंधों के बराबर ही रखें। बिना किसी झटके के सहज रूप से लयबद्ध तरीके से कमर वाले भाग में गति दें। ध्यान रहे आपकी गर्दन और पैर एक सीध में रहेंगे, केवल आपके मिडिल पोर्शन में ही गति होगी। अपोजिट डायरेक्शन में लेफ्ट टू राइट। 1 से 10 बार तक क्रिया को दोहराएं। महसूस करें आपके शरीर के बीच वाले भाग में आपको कैसा लग रहा है। 1 से 10 बार दोहराने के बाद सहज स्थिति में वापस आएं। आइए अब तैयार होते हैं अगली क्रिया के लिए। दोनों पैरों को 2 से 2.5 फीट के गैप में फैलाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए नीचे जाएंगे और ट्विस्ट करेंगे। ध्यान रहे जब हम ट्विस्ट कर रहे हैं, प्रयास करें आप अपनी पूरी श्वास बाहर निकालें। आइए प्रारंभ करते हैं। धीरे से नीचे आएंगे, अपने दाहिने हाथ को बाएं पैर के पास रखें और ऊपर देखें। अपने बाएं हाथ को दाहिने पैर के पास रखें, ऊपर देखें। लगातार तेज गति से इस क्रिया को दोहराएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। नीचे ही दोनों हाथों को पैरों पे रख के श्वास प्रश्वास को सामान्य करें। हल्का सा मूवमेंट दें अपने अपर पोर्शन में। तैयार होंगे अगली क्रिया के लिए। दोनों हाथों को कोहनी से मोड़कर जमीन से लगाने का प्रयास करेंगे। 1 2 में दोनों हाथों को अंदर की ओर गति देंगे। 3 दोनों हाथों को फैलाएंगे। प्रारंभ करें। 1 2 3। अपने अपर पोर्शन को भी मूवमेंट देंगे। लगातार करते रहें। ध्यान रहे आपके दोनों घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे। ध्यान रहे यदि आपको बीच में थकावट लगे, चक्कर जैसे आने लगे, तो इस क्रिया को न करें। 1 से 10 बार दोहराने के पश्चात सहज स्थिति में वापस आएंगे। दोनों पैरों को कंधों के बराबर फैलाएंगे। पैरों का गैप कम करें और आंखें बंद करके शरीर को शिथिल करें। 3 बार गहरा श्वास प्रश्वास। ब्रीद इन, आउट, ब्रीद इन, आउट, अगेन ब्रीद इन, ब्रीद आउट। बॉडी मसल्स लूज, रिलैक्स। शरीर की समस्त मांसपेशियों को ढीला छोड़ें। आराम दें पूरे शरीर को। जब आपको लगे आपका शरीर पूर्ण आराम की स्थिति में है और आपकी श्वास प्रश्वास पे आपका नियंत्रण है, तो तैयार होंगे आसनों के अभ्यास के लिए। यदि आपको इस बीच लगे कि आपको ज़्यादा थकावट अनुभव हो रही है,
तो आप शवासन में भी विश्राम कर सकते हैं। आज हम आपको जानकारी देंगे योगासन के बारे में, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हठ योग में दृढ़ता प्राप्ति के लिए योगासनों की प्रैक्टिस की जाती है। कुछ लोग दृढ़ता का अर्थ शक्ति और कुछ लोग मानसिक बल से लेते हैं, परंतु योगासनों से शारीरिक ही नहीं वरन मानसिक, विचारात्मक और भावात्मक दृढ़ता प्राप्त होती है। आत्मशुद्धि के लिए दृढ़ता का गुण प्राप्त करना आवश्यक है। योगासनों के माध्यम से हम दृढ़ संकल्प को धारण कर उस पर अडिग रहते हैं। परंपरागत रूप से आए अनेक आसन हैं, उनमें से एक हलासन के बारे में आज हम आपको जानकारी देते हैं। हल के समान शरीर की आकृति हो जाने के कारण इसे हलासन कहते हैं। एब्डोमिनल डिस्टर्बेंस के कारण डिस्पेप्सिया, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है। यह आसन इन बीमारियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। पाइल्स की बीमारी का उपचार करता है ये आसन, साथ ही डायबिटीज़ में भी ये आसन बहुत ज़्यादा लाभकारी है। पेनक्रियाज की कार्यक्षमता को बढ़ाता है, किडनी, लीवर, स्प्लीन के कार्यों को व्यवस्थित करता है। हलासन करने से थायराइड ग्लैंड से संबंधित बीमारियां भी दूर होती हैं, स्पाइन को लचीला बनाता है एवं उससे संबंधित नाड़ियों को शक्ति प्रदान कर अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करता है। इसी के साथ कुछ सावधानी हमें इसमें रखनी पड़ती है। वृद्ध, दुर्बल व्यक्ति तथा उच्च रक्तचाप वाले और साइटिका के रोगी इस आसन को न करें। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वाले इस आसन को कदापि न करें। जर्क के साथ आप इस आसन को बिल्कुल न करें। यदि आपकी स्पाइन स्टिफ है तो भी आप इसको न करें। 3 से 5 बार तक आप इस अभ्यास को दोहरा सकते हैं, पर ध्यान रहे क्षमता अनुसार ही करने का प्रयास करें। आइए अब हम आपको जानकारी देते हैं योगासन की विधि के बारे में, किस प्रकार से हलासन को किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले बैठेंगे दंडासन की स्थिति में। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे रहेंगे, पंजे आगे की ओर खींचे रहेंगे, कमर बिल्कुल सीधी रहेगी, गर्दन सीधी रहेगी। आपके दोनों हाथ बटक्स के अगल बगल रहेंगे। इसके पश्चात धीरे से पीठ के बल सीधे लेटेंगे। आपके दोनों पैर मिले रहेंगे, दोनों हाथ थाइस से लगे रहेंगे, गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी। प्रारंभ करें। गहरी श्वास भीतर की ओर लें और दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएं। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए पैरों को पीछे ले जाएं और ज़मीन से लगाएं। पंजे ध्यान रहे बाहर की ओर रहेंगे। दोनों हाथों की हथेलियों से अपनी कमर में सपोर्ट दें। क्षमता अनुसार रुकने के पश्चात धीरे से हाथों को नीचे लाएं। पैरों को पीछे की ओर लाते हुए बटक्स को नीचे रखें। विपरीत क्रम में धीरे धीरे वापस आएंगे। पहले 60 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री एंगल से होते हुए धीरे से दोनों पैरों को नीचे रखें। विश्राम करेंगे। शवासन की स्थिति में विश्राम करें। धीरे से दोनों पैरों को 1 से 1.5 फीट के गैप में फैलाएंगे। दोनों हाथों को थाइस से 6 इंच की दूरी में, हथेली आकाश की तरफ, आंखें बंद। श्वास प्रश्वास सामान्य। शरीर की समस्त मांसपेशियों को ढीला छोड़ें और एकाग्रता बनाएं। शरीर में होने वाले परिवर्तन के प्रति अनुभव करें। आपको अपने शरीर में कैसा अनुभव हो रहा है। जो परिवर्तन, जैसा भी परिवर्तन आपको लग रहा है, उसके प्रति अपनी सजगता को बनाए रखें। जिस अंग में खिंचाव, तनाव आसन के माध्यम से उत्पन्न हुआ है, उसको कम करने का प्रयास करें विश्राम की स्थिति के साथ। पूर्ण विश्राम लेने के पश्चात धीरे से पुनः वापस आएंगे बैठने की स्थिति में। धीरे से आंखों को खोलें, पैरों को मिलाएं,
करवट लेके बैठने की स्थिति में आएंगे। योग एंड हेल्थ के आज के एपिसोड के डिजीज सेक्शन में हम आज आपको बताने जा रहे हैं हाइपर एसिडिटी के बारे में। इस रोग के कारण, लक्षण और योग के माध्यम से इसका समाधान कैसे संभव है, आज हम जानेंगे। हाइपर एसिडिटी पाचन तंत्र की एक बहुत ही जटिल समस्या है। इसके जटिल होने का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि हर 10 में से एक व्यक्ति कमोबेश इस समस्या से ग्रसित है। परंतु यह समस्या जितनी कॉमन है उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड भी, क्योंकि इसे आसानी से इग्नोर नहीं किया जा सकता। यह समस्या आपको अल्सर या उससे भी अधिक खतरनाक बीमारियों की चपेट में ले सकता है। इस रोग को अम्लपित्त भी कहते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि अम्ल एवं पित्त के संतुलन में जब इम्बैलेंस आता है, यानी कि पित्त की तुलना में अम्ल की अधिकता हो जाती है, तो उसे अम्लपित्त या हाइपर एसिडिटी कहते हैं। आज हम हाइपर एसिडिटी के लक्षण, कारण और यौगिक निदान की चर्चा करेंगे। यह समस्या हमारी पूरी पाचन प्रणाली यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब करती है। यदि आपके कंठ से लेकर छाती तक एवं उदर के ऊपरी हिस्से में जलन जैसी सेंसेशन महसूस होती है, खट्टी तीखी डकारें आती हैं, मुंह सूखता है, मिचली होती है, प्यास लगती है, खाने की इच्छा होने पर भी खा नहीं पाते हैं, बेचैनी और परेशानी बनी रहती है, तो निश्चित रूप से यह हाइपर एसिडिटी के लक्षण हैं और ये जल्द ही आपकी पूरी बॉडी मैकेनिज्म को असंतुलित करने वाले हैं। यहाँ तक कि फूड एलर्जी, अल्सर और इवन ऑपरेशन तक की स्थिति आ सकती है। यूँ तो यह समस्या कई कारणों से होती है। अमूमन ज़्यादा चटपटा, मसालेदार, खट्टी तीखी, डिब्बा बंद, जंक फूड और गर्मा गर्म खाने से, लगातार कुछ कुछ खाते रहने की आदत जैसे चाय, शराब, सिगरेट या अन्य नशीली पदार्थों का सेवन से, या अनियमित दिनचर्या जैसे कभी भी कुछ खा लेना या लंबे समय तक भूखे रहना, रात को जागना, दिन को सो जाना आदि अप्राकृतिक जीवन जीने से हाइपर एसिडिटी हो सकती है। इसके अलावा मानसिक परेशानियां जैसे तनाव, चिंता, ईर्ष्या, द्वेष, भय, क्रोध आदि भावनात्मक असंतुलन की वजह से भी यह समस्या घर कर जाती है। कहा ऐसा गया है कि 90% बीमारियां साइकोसोमेटिक हैं। इनमें हाइपर एसिडिटी भी एक ऐसी समस्या है जिस समस्या को, बीमारी को साइकोसोमेटिक कहा जा सकता है। इस समस्या के दौरान हमारी फिजियोलॉजी में क्या चेंज आता है, इस पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। इस दौरान होता यूं है कि हमारे आमाशय के भीतरी दीवार को, जो कि म्यूकोसल लेयर कहलाती है, उस पर प्रहार होता है और जलन महसूस होती है। दरअसल लगातार खाते रहने और मसालेदार खाने आदि की वजह से हमारे पाचन तंत्र की वह ग्रंथियां जो पाचक रस का स्राव करती हैं, अति उत्तेजित हो जाती हैं और निरंतर स्राव करने लगती हैं। भोजन के रहने पर तो वह भोजन को पचाने में खर्च होता है, जबकि खाली पेट होने पर वह स्टमक के अंदरूनी दीवार पर प्रहार करना शुरू करता है और जलन पैदा करता है। इस रोग के निदान के लिए हालांकि कई तरह की दवाइयां बाजार में उपलब्ध हैं, लेकिन एक तो इसके कई साइड इफेक्ट होते हैं, दूसरे दवाइयां बंद करते ही ये पुनः प्रकट हो जाते हैं। योगाभ्यास के माध्यम से इस समस्या का समाधान संभव है। इस योगाभ्यास के क्रम में सबसे असरदार एवं सबसे उपयोगी अभ्यास है शोधन क्रियाएं। मुख्य रूप से वमन या कुंजल, नमकीन गुनगुने जल को भरपेट पी के वॉमिट कर देना। इस अभ्यास से स्टमक में उपस्थित एक्स्ट्रा एसिड बाहर निकल जाता है तथा स्टमक एक्सर्ट होने की वजह से कुछ देर तक विश्राम की अवस्था में रहकर
जलन जैसी स्थिति से बचा रहता है। इसके साथ ही लघुशंख प्रक्षालन का अभ्यास भी पूरी पाचन प्रणाली को स्वस्थ रखने एवं सुचारू रूप से गति देने में सहयोग की भूमिका निभाता है। इसके अलावा आसनों के क्रम में ऐसे अभ्यासों का चयन करना चाहिए जिसमें उदर की उत्तेजनशीलता कम हो सके और पाचन संतुलित रहे। इसके लिए संधि संचालन के अभ्यास, मार्जारी आसन, शशांक आसन, भुजंग आसन तथा मुख्य रूप से शवासन का अभ्यास सर्वाधिक उपयोगी अभ्यास है। प्राणायाम के क्रम में शीतली, शीतकारी एवं उज्जयी का अभ्यास जहां जलन से मुक्ति प्रदान करता है, वहीं मानसिक असंतुलन जैसे तनाव आदि से भी छुटकारा दिलाता है। भावनात्मक असंतुलन जैसे ईर्ष्या, द्वेष आदि से मुक्ति के लिए ध्यान का अभ्यास उपयोगी है। इस क्रम में हिमालय का ध्यान मन एवं भावनाओं को शांति एवं शीतलता प्रदान करता है। इसके साथ ही दिनचर्या को सुव्यवस्थित करना और आहार विहार को संतुलित करना इस रोग के निदान के लिए अत्यंत आवश्यक है। उदर रोग से जुड़े अन्य पहलुओं पर हम विस्तार से आगे भी चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हठ योग के ग्रंथों में शुद्धि क्रिया को बहुत ही महत्व दिया जाता है। शरीर और मन की शुद्धि के पश्चात ही आसन और प्राणायाम आदि क्रियाओं को करने का विधान है। हठ योग के महत्वपूर्ण ग्रंथ घिरण संहिता में अंतर्धौती के अंतर्गत अग्निसार क्रिया का वर्णन हमें मिलता है, जिसमें अग्नि तत्व के द्वारा शरीर की शुद्धि की जाती है। अग्नि और सार इन दो शब्दों से मिलके अग्निसार शब्द बना है। अग्नि का अर्थ जैसा कि स्पष्ट ही है, सार का अर्थ होता है तत्व। इस क्रिया में जठराग्नि को प्रदीप्त कर पाचन शक्ति को बढ़ाया जाता है और शरीर की शुद्धि की जाती है। इस क्रिया से कब्ज, पित्त, वायु विकार, अल्सर, हर्निया, अपचन व लीवर के रोग सहज रूप से ठीक होते हैं। निराशा एवं अवसाद से ग्रसित व्यक्ति के लिए यह क्रिया बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। प्रारंभ में 15 बार तक पेट को अंदर बाहर करते हैं, फिर धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ने पर 3 से 5 बार तक इस क्रिया को दोहरा सकते हैं। ध्यान रहे, लेकिन क्षमता अनुसार ही इस क्रिया को आप करें। इस क्रिया में कुछ बातें विशेष महत्वपूर्ण ध्यान रखने योग्य हैं। खाना खाने के तुरंत बाद इस क्रिया को न करें। खाली पेट भोजन के 4 घंटे बाद ही आप इस क्रिया को करें। आइए प्रारंभ करते हैं अग्निसार क्रिया का अभ्यास। इसके लिए सबसे पहले बैठेंगे पद्मासन की स्थिति में। अपने दाहिने पैर को मोड़कर बाएं पैर की जंघा के ऊपर रखें और बाएं पैर को मोड़कर दाहिने पैर की जंघा के ऊपर रखें। पद्मासन की स्थिति में आने के बाद पूरी श्वास को बाहर निकालेंगे मुख द्वार के द्वारा और बाहर ही रोके रखेंगे। इसके पश्चात अपने एब्डोमिनल रीजन को मूवमेंट देंगे, आगे पीछे करेंगे। आगे पीछे तभी तक करेंगे जब तक आपकी श्वास बाहर रुकी हुई है। प्रारंभ में 15 बार से स्टार्ट करेंगे और 15 बार करने के बाद थोड़ी देर शांत बैठेंगे, धीरे से श्वास को भीतर की ओर लेंगे। इस प्रकार की क्रिया को आप धीरे धीरे 2 से 3 बार तक प्रारंभ में दोहराएं और धीरे धीरे अपना अभ्यास बढ़ाएं। आइए प्रारंभ करते हैं। दोनों हाथों की हथेली को घुटनों के ऊपर रखें, पूरी श्वास मुख से बाहर निकालें।
क्रिया को समाप्त करने के बाद थोड़ी देर इसी प्रकार शांत बैठे रहें। ढीला छोड़ें एब्डोमिनल रीजन की मांसपेशियों को। क्रिया को करने से जो खिंचाव, तनाव आपके एब्डोमिनल रीजन में पड़ा है उसको शिथिल करने का प्रयास करें। बिल्कुल शांत छोड़ें एब्डोमिनल मसल्स को। आंखें बंद करके थोड़ी देर इसी प्रकार शांत बैठे रहें। इसके बाद धीरे से पद्मासन को छोड़ेंगे, सहज स्थिति में वापस आएंगे। आप चाहें तो अपने पैरों को हिला सकते हैं। पद्मासन लगाने से जो खिंचाव, तनाव आपके पैरों में हुआ है उसको कम करने का प्रयास करें। मूवमेंट दें पैर की मसल्स को। आप चाहें तो शवासन में भी विश्राम कर सकते हैं।